FM लाइफलाइन लाइफलाइन लाइफलाइन। FM लाइफलाइन के सभी श्रोताओं को अश्विनी कुमार का नमस्कार। श्रोताओं, आंखें मनुष्य के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है जिससे वो अपनी दिनचर्या में अपने कार्य करता है। अगर आंखों में कोई समस्या हो या आंखों में बीमारी कोई हो तो जीवन दुर्भर हो जाता है। तो आंखों का हम किस तरह से ध्यान रख सकते हैं, और साथ ही में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो बहुत परेशान करती हैं। उसमें से एक मुख्य बीमारी है काला मोतियाबिंद या ग्लूकोमा, जिसका एक सप्ताह भी हर वर्ष मनाया जाता है। और उस सप्ताह में क्या क्या होता है और काला मोतियाबिंद ग्लूकोमा वीक उसे क्यों मनाना इतना आवश्यक है, क्यों सजगता लोगों के बीच में फैलाना आवश्यक है, इस सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं हेड एंड प्रोफेसर SS पांडव, एडवांस्ड आई सेंटर PGI चंडीगढ़। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, और आपके सब श्रोताओं को भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर पांडव, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये काला मोतियाबिंद या ग्लूकोमा होता क्या है? जी, काला मोतिया आँख की ऐसी बीमारी है जिसमें जो आँख की नज़र है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और ये अक्सर देखा गया है कि इसमें आँख का प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, और जो आँख और दिमाग के बीच की जो नस होती है जो सिग्नल को आँख से दिमाग तक पहुंचाती है वो कम हो जाती है या सूख जाती है। उसकी वजह से जो आँख की रोशनी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। जी, कहा जाता है कि भारत में लगभग 40 या उससे अधिक उम्र के लोग जो ये काला मोतियाबिंद है उससे ग्रस्त हैं, और 1 करोड़ से भी अधिक लोग पीड़ित हो चुके हैं। तो ये क्या कारण है इतनी संख्या जो बढ़ती जा रही है काला मोतियाबिंद की? जी हाँ, ये सही है, क्योंकि जो काला मोतिया है अक्सर 40-45 ईयर्स के बाद शुरू होता है। वैसे तो किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन आम तौर पे जब देखा जाता है वो 40 और 45 साल के लोगों के बाद में ये शुरू होता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसका जो होने की जो आशंका है, जो चांसेस वो बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए वो एक एज ग्रुप है जिसमें ये ज़्यादा पाया जाता है। और जैसे आपने बताया कि इसकी संख्या काफ़ी बड़ी है, और 12-13 मिलियन लोग इस टाइम पे हिंदुस्तान में हैं जिनको काला मोतिया की शिकायत है। लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि जो काला मोतिया है इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, अक्सर नहीं होते हैं, और इसका पता नहीं चलता। तो इसलिए जितने भी लोग हैं 15 मिलियन लोग अगर मान के चलें, तो उनमें से बहुत सारों को ये पता नहीं है उनको ये बीमारी है, और उनको नज़र कम होने का, नज़र ख़त्म होने का, अंधापन आने का खतरा है, लेकिन उनको इस चीज़ का आभास नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसके बारे में बात करें और थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाएं। जी, तो इस वर्ष का जो आपका वीक मनाया जा रहा है, जी, ग्लूकोमा वीक, उसका थीम क्या है डॉक्टर साहब? इसका थीम ये है कि लोगों की नज़र को बचाया जाए, डोंट लूज़ आई साइट, कि अपनी जो नज़र है उसको संभाल के रखें। जैसा कि हम हर साल इसके ऊपर इन दिनों बात करते हैं। ये वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक है, ये 9 मार्च से 15 मार्च तक चलेगा, और ये दुनिया भर के सभी देशों में चलता है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ हमारी नहीं है, ये दुनिया भर में ये प्रॉब्लम है, और वहाँ पे भी लोगों को अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। हालांकि हमारे देश में इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर पांडव, आपने कहा कि ये साइलेंटली एक तरह से रहता है, और जब बहुत अधिक समस्या आ जाती तब जाके कहीं मरीज़ को पता चलता है। जी, फिर भी कोई बातें हों जिनकी ओर ध्यान देना चाहिए, या फिर एक सालाना परीक्षण कब आवश्यक हो जाता है, या कौन सी ऐसी साथ में कोई ऐसी बीमारियां अगर किसी को हों तो काला मोतियाबिंद की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल आपने किया है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि इसमें लक्षण नहीं होते हैं, तो फिर पता कैसे चलेगा। बहुत कम मरीज़ होते हैं जिनको वो लक्षण होते हैं इस आँख में, तो उसमें अक्सर आँख में थोड़ा नज़र डिम हो जाती है, दर्द होती है, थोड़ा सा हेडेक होगा और आँख में दर्द होगा। तो अगर इस तरह के लक्षण हैं फिर तो तुरंत हॉस्पिटल को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो काला मोतिया भी हो सकता है। पर इस तरह के लक्षण बहुत कम लोगों में पाए जाते हैं, ज़्यादातर इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं। तो अब ये देखना कि इसको कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं जब उनके कोई लक्षण नहीं है। तो उसमें जिन लोगों को इस बीमारी होने के, काला मोतिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिनको थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, उनको ये चाहें कि वो अपना टाइम टू टाइम चेकअप एटलीस्ट करवाते रहें। और जिन लोगों को रिस्क ज़्यादा होता है उनमें से ये है कि जैसे बढ़ती उम्र के साथ इसका प्रकोप बढ़ता है, तो कोई भी व्यक्ति जो 40 या
45 साल की उम्र को क्रॉस कर चुका है या उसके आसपास है, उनको अपनी आँख का एक अच्छा चेकअप करवाना चाहिए। और ये वो उम्र होती है जब आपको चश्मा की ज़रूरत पड़ती है नज़दीक के लिए पढ़ने के लिए। तो जब भी आप चश्मे के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास, तो उनसे ये सवाल ज़रूर पूछें कि उनको काला मोतिया तो नहीं है, क्योंकि जब वो काले मोतिया की स्क्रीनिंग करेंगे तो पता चल जाएगा कि उनको काला मोतिया है या नहीं है। एक तो ये बात होगी जी। दूसरा होता है कि अगर किसी की फैमिली में काला मोतिया है पहले, तो उनको काला मोतिया होने का रिस्क ज़्यादा है। अगर किसी भाई बंधु पेरेंट्स में या रिश्तेदारी में किसी को काला मोतिया, तो उनको भी ये मानना चाहिए कि उनका काला मोतिया हो सकता है और उसके लिए चेकअप ज़रूरी है। तीसरा होता है कि जैसे चश्मा लगाते हैं, जिस शॉर्ट साइटेडनेस जिसको कहते हैं, मायोपिया जिसको कहते हैं, तो आज काफ़ी सारे लोग हैं जिनको चश्मा लगता है। ये भी देखा गया है कि जिन लोगों को चश्मा लगता है उनमें काला मोतिया होने के चांसेस भी थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं। तो उनको भी इस बारे में जागरूक रहना चाहिए और जब भी अपना चश्मा चेंज करवाने के लिए जाएं या उसका नंबर दोबारा से टेस्ट करने के लिए जाएं, तो ये सवाल फिर एक बार मन में आना चाहिए और पूछना चाहिए कि कहीं काला मोतिया तो नहीं डेवलप हो रहा है। इसके अलावा जो आपकी आंख में कोई दूसरी बीमारी हो, कोई चोट लगी हो, कोई कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन पहले हुआ हो, शुगर की बीमारी हो, तो उन सब लोगों को भी काला मोतिया बाद में हो सकता है। तो उसके लिए भी थोड़ा जागरूक रहने की ज़रूरत है। और एक और ज़रूरी चीज़ जिसमें आती है, वो कई बार जो दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं, खासकर जो स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स यूज़ करते हैं, वो किसी और प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर रहे हैं, किसी और बीमारी के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एज ए साइड इफ़ेक्ट कई बार उसका काला मोतिया बन जाता है। तो कोई भी आप दवाई लें, आँख में डालें, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन से ही लें और डॉक्टर की सलाह से ही लें और सेल्फ मेडिकेशन से बचें, उसको अवॉइड करना है। जी, ओवर द काउंटर मेडिसिन कभी कभार हम ले लेते हैं, उससे समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। उससे कई बार साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं और उसमें से काला मोतिया भी एक हो सकता है। जी जी जी। तो डॉक्टर पांडव, इसमें टाइप्स क्या क्या रहती हैं ग्लूकोमा की, हमारे श्रोताओं के लिए अगर आप बताना चाहें। ग्लूकोमा की बहुत किस्में होती हैं। ग्लूकोमा एक कॉमन टर्म है, लेकिन इसके अंदर 20-25 अलग अलग वैरायटीज़ हो सकती हैं। लेकिन आमतौर पे मुख्यतः ये देखा जाता है कि जैसे एक हम कहते हैं एंक्लोजर ग्लूकोमा, जिसमें क्या होता है कि वो एकदम से आता है, मतलब आ सकता है, ज़रूरी नहीं आए एकदम से, लेकिन आ सकता है। और उसमें जो कुछ एक सिम्टम्स होते हैं, जैसे आँख में दर्द होना या शाम के वक्त सिर दर्द का होना, थोड़ा धुंधलापन आ जाएगा, आँख में नज़र थोड़ा धुंधली पड़ेगी, और जब आप लाइट्स देखते हैं तो उसके ऊपर रेनबो जैसे कलर्स आपको दिख सकते हैं, इंद्रधनुष जैसे कलर्स दिख सकते हैं। तो अगर इस तरह की शिकायत है तो काला मोतिया हो सकता है और उसके लिए तुरंत इलाज करवाना चाहिए। और जो दूसरा होता है जिसको हम ओपन एंगल ग्लूकोमा कहते हैं, उसमें एक सिम्टम्स नहीं होते हैं, उसमें आँख का प्रेशर बढ़ता है, जो एंगल क्लोजर है उसमें भी बढ़ता है और जो ओपन एंगल वेराइटी है उसमें भी बढ़ता है। और वेराइटी एक ऐसी भी होती है जिसमें प्रेशर बढ़ता नहीं है, तो उसमें कोई भी सिम्टम नहीं होंगे और आँख का प्रेशर नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन फिर भी काला मोतिया डेवलप हो सकता है। तो वो भी तभी पता चलेगा जब उसको ध्यान से देखा जाएगा और उसका एग्जामिनेशन होगा प्रॉपर, तभी पता चलेगा। एक श्रोता ऑनलाइन है, उनसे बात कर लेते हैं। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अशोनी जी नमस्कार। नमस्कार, कौन सा आप बोल रहे हैं? मैं विनोद कुमार बोल रहा हूँ जी, नरवाना से। जी जी विनोद कुमार जी, डॉक्टर SS पांडव हमारे साथ हैं, प्रोफेसर एंड हेड हैं एडवांस्ड आई सेंटर PGI चंडीगढ़ में। आप अपना सवाल पूछें। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरे को ना ये हो गया था जी, ये रेटिना पिगमेंटोसा बीमारी है जी मेरे को। जी। और मैंने मोतिया भी हो गया था, हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया जी 2016 में जी। अब कुछ टाइम ठीक रहा, अब मेरी हालत फिर खराब हो गई। मेरे को बाहर जाने की दिक्कत है, ना मेरे को दिखाई देता, धूप में मेरे को बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता जी। मेरा है कोई समाधान जी? देखिए, इसमें जो आपकी जो मेन प्रॉब्लम है वो तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की है। तो उसमें क्या होता है कि जो आपके रेटिना के जो सेंसर्स हैं, जो फोटो रिसेप्टर्स हैं, जो लाइट सेंसर्स होते हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वो डिजेनरेट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से ये आपको दिखाई नहीं पड़ता। अनफॉर्चुनेटली उसका ऐसा कोई अभी इलाज नहीं है, क्योंकि वो एक इरिवर्सिबल प्रॉब्लम है। उसके अलावा जैसे आपको सफ़ेद मोतिया भी था शायद, जिसका ऑपरेशन हो चुका है और वो होना चाहिए था। आपके लिए यही है कि जो चश्मा वगैरह है या लो विजन एड कुछ लगा सकते हैं, जिससे थोड़ा बहुत आपको पढ़ने लिखने में सहायता मिले। लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की, उसका एज सच अभी कोई इलाज नहीं है। इसमें ये ज़रूरी है कि ये फैमिली में भी हो सकता है, तो आपके जो बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी एक बार देख लेना चाहिए और आगे के लिए भविष्य में उनके कैसे प्लान करना वो शुरू से कर लेना चाहिए। जी, हम आशा करते हैं इन्होंने अपना सवाल का जवाब सुन लिया होगा, क्योंकि फ़ोन कॉल कट गई थी। विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद फ़ोन करने के लिए। तो डॉक्टर SS पांडव, आपने टाइप्स बताई ग्लूकोमा की, उसके बाद इसका डायग्नोसिस किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से ये निर्धारण किया जाता है कि फलां व्यक्ति को ये वाला ग्लूकोमा है?
जी, इसका जैसे कोई सिम्टम्स नहीं है तो इसका जो डायग्नोसिस है वो एग्जामिनेशन करके ही होता है। और जो दूसरी बात इसमें खास ये है कि इसका कोई एक टेस्ट भी नहीं होता है। जैसे बड़ी सारी बीमारियां होती हैं जिसको ब्लड टेस्ट कर लेंगे, एक्सरे कर लेंगे या सीटी स्कैन कुछ कर लेंगे तो पता चल जाएगा। इसमें कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है, स्क्रीनिंग टेस्ट अच्छा, जिससे हमें पता कर सकें कि किसी को काला मोतिया है या नहीं है जी। तो इसका पता लगाने के लिए, इसके डायग्नोसिस के लिए एक पूरा आई का चेकअप की ज़रूरत होती है, जिसमें 2-3 कंपोनेंट्स होते हैं जिनको देखना होता है। तो इसमें एक तो होता है कि आँख का प्रेशर देखते हैं, आँख का प्रेशर बढ़ा तो नहीं है, क्योंकि काला मोतिया में अक्सर वो बढ़ा होता है। दूसरा, आँख की जो बनावट है, आँख की जो एनाटमी है अंदर, उसको असेस किया जाता है कि उसमें जो, जैसे हम एंगल क्लोजर की बात कर रहे हैं, तो आँख में क्या होता है कि मैकेनिज़्म होता है, जो आँख के अंदर जो प्रेशर बनता है उसका रिलीज़ करने का भी मैकेनिज़्म होता है। तो उसमें ये असेस करते हैं कि देखा जाता है कि वो जो मैकेनिज़्म है वो नैरो तो नहीं हो रहा, वो बंद तो नहीं हो रहा, ब्लॉक तो नहीं हो रही है, तो उससे थोड़ा सा एक वो भी ज़रूरी होता है। उसके अलावा जैसे आपने ऑप्टिक नर्व की बात करी थी, नस की बात करी थी कि इसमें जो ऑप्टिक नर्व है जो दिमाग और आई को कनेक्ट करती है जी जी। वो सूख जाती है, तो उसका भी मुआयना किया जाता है कि जहाँ पे वो आँख के साथ जुड़ती है उस हिस्से को हम ऑप्थेल्मोस्कोप से, यानी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या कैमरे से उसको हम देख सकते हैं और उसका फोटोग्राफ ले सकते हैं। उसके अलावा फिर कुछ फंक्शनल टेस्ट किए जाते हैं कि जो आपकी नज़र है उसके ऊपर इस काला मोतिया का अगर ये हम चीज़ देखते हैं कि उसमें ये इनके लक्षण कुछ हैं, मतलब साइंस हैं, तो आगे फिर इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि उसमें जो रेटिना है उसकी जो सेंसिटिविटी है उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, कि कौन से एरियाज़ हैं रेटिना के वो देख रहे हैं, कौन से नहीं देख रहे हैं। तो उसके लिए फिर हम पैरीमीट्री करते हैं और भी टेस्ट हैं जैसे OCT वगैरह भी किया जाता है। तो एक पूरा एक बैटरी ऑफ टेस्ट और पूरा एग्जामिनेशन करके बाद इस डिसीजन पे पहुँचते हैं कि काला मोतिया है या नहीं। जी श्रोताओ, इस समय आकाशवाणी चंडीगढ़ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम FM लाइफलाइन और हमारे साथ हैं डॉक्टर SS पांडव, जो कि प्रोफेसर एंड हेड हैं एडवांस्ड आई सेंटर PGI चंडीगढ़ से। आज हम चर्चा कर रहे हैं काला मोतियाबिंद यानी ग्लूकोमा पर। डॉक्टर साहब, चर्चा आगे जारी रखने से पहले एक श्रोता ऑनलाइन है, उनसे बात कर लेते हैं। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार जी, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं गुरु तेग बहादुर मार्केट अहमदगढ़ मंडी से मोहम्मद अनवर अंसारी बोल रहा हूँ। जी अंसारी साहब, आज काला मोतियाबिंद पे चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हाँ जी सवाल पूछ। जैसे डॉक्टर साहब, हाँ जी, एक तो व्हाइट मोतिया होता है, एक तो ब्लैक मोतिया के बारे में बोलते हैं जी। और जैसे सर लेंस की बात करें आंखों का, जैसे इसके अलग अलग रेट रखे होते हैं जी भी, इतने इतने का पवाना। कईयों के जो कैंपों में लेंस वगैरह पहनता है उसका प्रॉपर सही उसकी नजर नहीं बनती। अगर सर जी इसके कारण क्या होते हैं, जैसे दवाइयां भी बंदे कोई उजाला दवाई पाता है, कोई और दवाई डाल देता है, इससे साफ नहीं होता जी। ये क्या कारण है? एक गुमराह का कारण होता है जहाँ इसका प्रॉपर ही इलाज ऑपरेशन है। अंसारी साहब, आपने 2-3 सवाल पूछे हैं इसमें। तो एक तो ये है कि सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया की बात करी है, तो ये दोनों सफ़ेद और काला मोतिया अलग अलग चीज़ें हैं। ये जो काला मोतिया है उसमें जो आँख की जो नस है जो आँख को दिमाग से जोड़ती है वो सूख जाती है, वो डैमेज हो जाती है। और जो सफ़ेद मोतिया है तो उसमें लेंस जो आप बात कर रहे थे वो उसमें लेंस धुंधला पड़ जाता है और ऑपरेशन से फिर एक आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है। उसके अलावा आपने बात करी थी कि जैसे कैंप में कई बार लेंस डालते हैं और कुछ महंगे लेंसेज भी होते हैं, तो उसमें ऐसे कोई बात नहीं है। आज जो कैंप में भी डालते हैं, कैंप सर्जरी एक्चुअली आजकल तो बाहर तो होती नहीं है, वो हॉस्पिटल में ही होती है, क्योंकि जो कैंप होता है उसमें भी वो सिर्फ स्क्रीनिंग करेंगे, उसमें देखते हैं कि किसको ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं है, और जिनको ज़रूरत है उनको फिर हॉस्पिटल में ही बुला के ऑपरेशन किया जाता है। तो जहाँ पे वो सब सुविधाएं रहती हैं वहाँ पे कौन सा लेंस डालना है, कौन सा लेंस किस पेशेंट के लिए सूटेबल रहेगा, उसके हिसाब से वो फिर लेंस तय किया जाता है। तीसरी बात आपने थोड़ा इसकी प्राइस की भी करी, शायद कीमत की भी। तो उसमें क्या होता है कि जो लेंस की उसकी अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं, तो उसमें थोड़ा कीमत में थोड़ा फ़र्क रहता है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है, वो सारे ठीक लेंसेज होते हैं, वो काम करने वाले लेंसेज होते हैं। थैंक यू सर। जी धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, अब ट्रीटमेंट पे आते हैं इसके ग्लूकोमा के। जी। तो ट्रीटमेंट में क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, कौन कौन सी नई ऐसी टेक्निक्स आ चुकी हैं जिससे ट्रीटमेंट किया जा रहा है? ट्रीटमेंट की बात जारी रखेंगे, एक श्रोता ऑनलाइन है। जी। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। हेलो जी, मैं सेक्टर 34 से पायल बोल रही हूँ। जी 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 जी। डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो काला मोतिया है, क्या ये सभी लोगों को हो सकता है, और जिन लोगों को ऑलरेडी सफेद मोतिया होता है क्या ये उसमें कन्वर्ट हो सकता है? और ये जो फ्लोटर्स आते हैं आंखों के आगे, उसके बारे में मैं पूछना चाहती थी।
जी पायल जी, आपका 2-3 सवाल हैं। पहला तो ये है कि जो काला मोतिया किसी को भी हो सकता है। हाँ, ये किसी को भी हो सकता है। कई बार तो हमने देखा कि बचपन में भी हो जाता है, लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं। आम तौर पे ये 40 इयर्स के बाद होता है। और दूसरा सवाल आपका ये था कि इसमें सफ़ेद से क्या काला हाँ, जो सफ़ेद से काला बनता है, हाँ, वो जो सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन अगर सफ़ेद मोतिया का अगर ऑपरेशन कर देते हैं तो उसमें काला मोतिया आम तौर पे नहीं बनना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अगर सफ़ेद मोतिया को ऑपरेट ना करवाओ और बहुत पक जाए, वो जिसको हम कहते हैं वो हाइपर मैच्योर हो जाए, जी। तब कई बार सफ़ेद मोतिया के साथ काला मोतिया डेवलप हो सकता है। अच्छा जी। जी, और एक और आपने बात करी थी शायद फ्लोटर्स के लिए। हाँ, तो फ्लोटर्स जो होते हैं वो अलग चीज़ होती है। उसका काला मोतिया सफ़ेद मोतिया से संबंध नहीं है। वो आँख के अंदर जो एक जेली सी भरी होती है, फ्लूइड होता है, उसमें कई बार थोड़ा सा कुछ धब्बे समझ लीजिए उस तरह के आ जाते हैं। तो जिससे लाइट जब आती है तो वो थोड़ा यूनिफॉर्मली रेटिना के ऊपर नहीं पड़ती, तो उसकी वजह से आपको वो थोड़ा दिखते हैं। आमतौर पर वो हार्मलेस होते हैं, वो उसमें कुछ करना नहीं होता। जी, क्योंकि सर कई बार हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि इनको आपने फॉलो नहीं करना फ्लोटर्स को। जी, तो वो बात समझ नहीं आती, क्यों कहा जाता है? हाँ, वो उन्होंने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि वो एक्चुअल में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वो एक थोड़ी सी शैडो है जो आपकी रेटिना के ऊपर पड़ रही है। तो उसको जितना आप देखते जाएंगे वो उतना आपको दिखती रहेगी। उसको इग्नोर कर देंगे तो अपने आप ही वो इधर उधर हो जाएगी और आपके नज़र के सामने नहीं आएगी। तो इसलिए उसको इग्नोर करना अच्छी बात है। एक चीज़ और पूछना चाहती थी कि क्या जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोन है काला मोतिया को? जी हाँ, जो डायबिटीज़ है वो आँख को इफ़ेक्ट करती है और उसमें अलग अलग तरीके से कर सकती है। उसमें कई बार काला मोतिया भी बन जाता है और उसमें जैसे आँख का पर्दा है उसमें नुकसान हो जाता है, उसमें ब्लीडिंग हो जाती है। तो वो ये सही है कि उससे काला मोतिया बन सकता है। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। धन्यवाद पायल जी। तो डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे कि इसमें क्या नई नई तकनीक आ चुकी हैं अभी तक? क्या मेडिसिन से ट्रीटमेंट होता है कि सर्जिकल इंटरवेंशन भी उपलब्ध है? इसके काफ़ी अलग अलग तरीके हैं इलाज करने के, और ये इस पर डिपेंड करता है कि किस तरह का, कौन सी वैरायटी का काला मोतिया है। पर शुरू में अक्सर दवाइयों से ही की जाती है, क्योंकि दवाई से प्रेशर कम करना होता है। तो अगर दवाइयों से प्रेशर कम हो जाता है तो फिर उसी के साथ वो हमेशा के लिए ट्रीटमेंट चलेगा। इसका ट्रीटमेंट लंबा होता है। जो मेडिसिन जो होती है प्रेशर कंट्रोल हो भी जाए तो अगर बंद करेंगे तो फिर ज़्यादा होगा। तो इसके ये ज़रूरी है कि जो दवाई है वो कंटिन्यूसली चले और रेगुलरली चले, जिस तरह से उसको प्रिस्क्राइब किया गया उसी तरह से चले। कई बार ऐसा देखा गया कि दवाइयों से बात नहीं बनती है तो थोड़ा एक से ज़्यादा दवाई भी इस्तेमाल में आ सकती है। लेकिन अगर फिर भी बात ना बने, अगर मल्टीपल मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ रही है तो इसके कुछ एक लेज़र प्रोसीजर्स भी हैं, लेज़र भी किया जा सकता है इसके लिए। और उसके बाद फिर ऑपरेशन की नौबत आती है। तो ऑपरेशन में भी अलग अलग टेक्निक्स हैं। कौन से पेशेंट के लिए कौन सी टेक्निक सूटेबल होगी वो पेशेंट की जो प्रोफाइल है उस पर डिपेंड करता है। उनके एग्जामिनेशन पे डिसाइड करते हैं कि इनको कौन सा जो टेक्निक है वो बेहतर रहेगा। जी, और जो ग्लूकोमा है उसके लिए दवाइयाँ फिर लगातार पूरे जीवन भर लेनी पड़ती हैं? जी हाँ, ये मोस्टली लंबा ट्रीटमेंट होता है, इसमें लाइफ लॉन्ग ही मान के चलें। बीच में जैसे ऑपरेशन हो जाता है तो उसमें फिर ड्रग फ्री पीरियड हो सकता है। ऐसा कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन आमतौर पे ऐसा देखा है कि ऑपरेशन के बाद दवाइयों से कम हो सकती हैं मेडिसिन, या कई बार बंद भी हो सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसा भी है तो भी जो आँख का जो चेकअप है वो फिर भी होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन अभी कई सालों के बाद भी वो काम करना बंद कर सकता है, वो फेल हो सकता है। तो इसलिए अगर एक बार ऑपरेशन हो गया या दवाई से प्रेशर कंट्रोल हो गया, काला मोतिया कंट्रोल हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो हमेशा के लिए हो गया। चेकअप फिर भी ज़रूरी है। जी, एक जैसे आपने बता दिया ट्रीटमेंट के बारे में, बता दिया क्या क्या उपलब्ध है, तो क्या आईज़ का जो चेकअप है वो किन किन लोगों को, ऐसा कौन से हाई रिस्क हैं, वैसे तो आपने बता दिया है, पर फिर भी सालाना तौर पे किन किन को ये करवाते रहना चाहिए? हाँ, जिनको भी ये जो रिस्क है काले मोतिये का, जैसे उम्र के हिसाब से, जो अगर 45 ईयर्स के बाद तो साल में एक चेकअप होना चाहिए। और जो मायोपिया जिनके है, जिनकी परिवार में काला मोतिया है, या जिनकी और कोई आय की समस्या है, कोई आँख में सोजिश रहती है, या कोई पुराना सर्जरी इंजरी वगैरह हुई हो, तो इन सब को साल में कम से कम एक बार चेकअप ज़रूरी है। जी, एक तो हेरिडिटरी, वो तो हो सकता है कि आ ही जाए किसी को, और साथ में एक चोट वाला जो काला मोतिया जी, चोट में है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, या जैसे कोई और बीमारी यहाँ की जिसके लिए आपको रेगुलरली दवाई डालनी पड़ती है। जी, एक श्रोता ऑनलाइन है, उनसे बात कर लेते हैं। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, मैं मोहाली से बोल रही हूँ, रेखा। जी रेखा जी, आज डॉक्टर SS पांडव हैं स्टूडियो में और काला मोतियाबिंद पे बात कर रहे हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार रेखा जी। सर मैं ये पूछना चाहती थी कि जो ये काला मोतिया है जी, तो ये ऑलमोस्ट सबको होता है और कितना डेंजरस है ये?
ये सबको नहीं होता है। अगर आप पूरे 100 मरीज़ लें, अगर हम मान के चलें कि 50 साल के आसपास के लोगों को देखें, अगर हम 100 लोगों को देखें तो उसमें से 2 या 3 को ही होगा। और डेंजरस तो इसमें यही है कि अगर इसका डायग्नोसिस ना हो और अगर इसको ठीक से ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इसमें नज़र जा सकती है और इसमें ब्लाइंडनेस हो सकती है, तो पूरी नज़र जा सकती है, मतलब अंधापन आ सकता है। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर इसका इलाज किया जाए तो उसको रोका जा सकता है अंधापन आने जैसे से। कि शुरू में जैसे कई बार धुंधला दिखना शुरू होता है, तो क्या वो काला मोतिया हो सकता है या सफेद मोतिया हो सकता है? नहीं, उसमें जो काला मोतिया है उसमें जो धुंधलापन है वो बहुत देर बाद आता है। तो इसलिए ये कहना कि जो काला किसी को धुंधलापन आ रहा है वो काले मोतिया की से आ रहा है, सफ़ेद से आ रहा है, इसका सबसे सही तरीका तो यही है कि उनको आँख को चेकअप किया जाए, उसका मुआयना किया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। प्रिवेंशन किस तरह से की जा सकती है? जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि काफ़ी मरीज़ों की संख्या बढ़ चुकी है, वैसे तो परीक्षण भी बढ़ा है, लोगों का अवेयरनेस बढ़ी है, आई का चेकअप करवाते रहते हैं लोग, फिर भी क्या हमारे लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस होने चाहिए जिससे प्रिवेंशन हो सके, नौबत ही ना आए इस काला मोतिया की? काले मोतिया की जो एक प्राइमरी वैरायटी है जिसको हम ओपन एंगल या एंगल क्लोजर की बात कर रहे थे, तो उनमें तो ऐसा कोई प्रिवेंशन है सच नहीं है। उसमें काला मोतिया अगर किसी को आना है तो आएगा वो, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको हम रोक सकते हैं। उसकी वजह से जो ब्लाइंडनेस होती है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन जो बाकी कुछ वैराइटीज़ हैं काले मोतिया की, जैसे कुछ आंख में चोट लगने की वजह से हो गया, या किसी का शुगर अनकंट्रोल रहा और उसकी वजह से हो गया, या आप कोई दवाई डाल रहे थे लॉन्ग टर्म के लिए स्टेरॉयड या कुछ, उसकी वजह से हो गया, या आंख की कोई और बीमारी थी जिसका ठीक टाइम से इलाज नहीं किया, अगर उसकी वजह से उसके कॉन्सिक्वेंस में काला मोतिया हो गया, तो उन सब चीज़ों को रोका जा सकता है, उन चीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो उसमें बड़े सारे जिसको हम सेकेंडरी ग्लूकोमास कहते हैं वो प्रिवेंटेबल हैं, लेकिन जो प्राइमरी ग्लूकोमा है जो अपने आप में आता है वो ग्लूकोमा है सच प्रिवेंटेबल नहीं है, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसका जो इफेक्ट है उसको हम कम कर सकते हैं और उसका जो ब्लाइंडनेस है उसको रोका जा सकता है। जी, एडवांस्ड आई सेंटर ने आजकल बहुत अच्छे से अपना एक सिस्टम अपनाया है जिसमें पेशेंट्स को एक तरह से काउंटर से लेकर ट्रीटमेंट तक और साथ में जितनी भी उसके साथ आपके टेस्ट होते हैं उसमें आपने काफ़ी चेंजेस की हैं। हमारे श्रोताओं के लिए अगर आप बताना चाहें कि ये नया जो आपने एक सॉल्यूशन दिया है वो क्या है? इसमें कुछ एक चीज़ें देखिए, हमारे पास पेशेंट काफ़ी आते हैं, तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो ये 4-5 एडजॉइनिंग स्टेट्स से जहाँ के लोग हमारे पास आते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं। तो इसमें फिर जब एक साथ में आ जाते हैं तो बड़ी असुविधा होती है, क्योंकि एक भीड़ लग जाती है और उनको देखने में भी थोड़ा सा करने वाले हैं और जो करवाने वाले हैं दोनों के लिए परेशानी होती है। तो उसको समझते हुए फिर हमने जो रजिस्ट्रेशन है उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया है, उसको डिजिटाइज किया है सारा प्रोसेस को। तो उसमें एक तो हमारे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा रहती है, तो उसमें जो नए मरीज़ हैं अगर फर्स्ट टाइम अगर कोई पीजीआई आना चाहता है तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, और जब उनको ऑनलाइन नंबर मिल जाता है तो वो नंबर लेके स्लिप लेके काउंटर पे आ जाएं, तो वहाँ पे फिर उनका कार्ड आसानी से बन जाएगा और बाकी का जो है उनको थोड़ा फास्ट ट्रैक हो जाता है, जल्दी हो जाता, क्योंकि हमारे सिस्टम में उनका रिकॉर्ड आ जाता है, जल्दी आ जाता है, तो उनको हम जल्दी फारिग कर सकते हैं। दूसरा होता है कि जो पेशेंट एक बार हमारे पास आ गया, रिपीट विजिट जिनका है, उनका डाटा हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम में है, क्योंकि अभी सारा कंप्यूटराइज हो चुका है तो हमारे पास डाटा रहता है, तो उनको हम अपॉइंटमेंट देते हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट यही है कि जब भी आप डिपार्टमेंट में दिखाएं, विजिट करें, तो एक अपॉइंटमेंट लेके जाएं, वहीं से लेके जाएं, ताकि आपको उसके लिए फिर दोबारा ना आना पड़े। और जब अपॉइंटमेंट का जो डेट है, जो टाइम है, अगर उस टाइम पे आएंगे तो आसानी रहेगी, क्योंकि इसमें फिर आपको कुछ फाइल वगैरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी कंप्यूटर पे रहता है, तो इससे थोड़ा सुविधा हो जाती है। तीसरा होता है कि अगर सपोज़ आपकी अपॉइंटमेंट थी और आप मिस कर दिया आपने अपॉइंटमेंट, तो आपके कार्ड पे कहीं ना एक फ़ोन नंबर की स्टैंप हम लगा देते हैं, तो उसमें फ़ोन नंबर्स रहते हैं। तो अगर आपका बाई चांस मिस हो गया या नहीं आ पाए किसी वजह से, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आप अपॉइंटमेंट नहीं रख सकते, कि उसको नहीं फॉलो कर सकते, तो फ़ोन करके आप अपॉइंटमेंट दोबारा फिक्स कर सकते हैं और उसमें आ सकते हैं। तीसरा होता है कि हमारे यहाँ जैसे आजकल कुछ वॉलंटियर्स भी रहते हैं, कोई इन हाउस अगर परेशानी है तो जो स्कूलों के और कॉलेजेस के जो वॉलंटियर्स हैं एनएसएस के, वो उनके लोग भी थोड़ा बीच में सुबह जब रश होता तो होते हैं वहाँ पे, तो उनको थोड़ा बात कर लें तो वो थोड़ा मदद आगे पीछे इधर उधर जाने में आपकी मदद कर सकते हैं, उसको फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। जी 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 जी। तो प्रोफेसर एस पांडव, हेड एडवांस्ड आई सेंटर पीजीआई चंडीगढ़, आज अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आप हमारे स्टूडियो में आए और जो ग्लूकोमा है, काला मोतियाबिंद है, उसके बारे में आपने विस्तृत जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, और सब श्रोताओं का भी धन्यवाद। जी,
इसी के साथ आज का FM लाइफलाइन कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज के कार्यक्रम को रिकॉर्ड करवाने में तकनीकी सहयोग रहा अरुण बावा का। अब अश्विनी कुमार को आज्ञा दें। नमस्कार। FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।